हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बीमार क्यों होते हैं वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद उससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपके मैंने करवा दिए हैं। आज हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, जैसे कि पहला पार्ट आपने पढ़ा था किसी भी कोशिका और उसके आविष्कार के बारे में, कोशिका और उसकी खोज कैसे की गई उसके बारे में पढ़ा था। तो एक नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है डिफाइन सेल, है ना। केवल अगर एक नंबर का क्वेश्चन, देखो यही डिफाइन सेल क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आपसे 1 नंबर में पूछा गया है तो उसके लिए आपको केवल 1 लाइन ही लिखना है, या हद से हद आप 2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन सेल में लिखेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोशिका है वो बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। इन लैटिन सेल मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट्स, यानी लैटिन भाषा में सेल को हम स्मॉल कंपार्टमेंट्स या छोटे कमरे भी कह सकते हैं ना। एक ही लाइन आपने लिखी, आपका सेल जो है वो 1 नंबर में सफिशिएंट है, इतना जितना आपने लिखा है इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं बच्चों, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस वाक्य को साबित कीजिए। तो क्या लिखेंगे, ईच सेल अक्वायर अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, यानी कि प्रत्येक कोशिका अपना एक निश्चित संरचना और कार्य क्यों होता है, उसके मेम्ब्रेन्स के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, जो एक विशेष तरीके से काम करती हैं। ऑर्गेनेल्स भी विशेष तरीके से काम करते हैं। Therefore, each type of cell has a basic structural organization. इसीलिए हर प्रकार की कोशिका जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स डिफरेंट सेल्स टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, फूड इनटेक, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा। इसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ईच सेल एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स टू इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फाउंड इनसाइड। वो कौन सी कोशिकाएं हैं विभिन्न प्रकार की जिनके अंदर मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल के बेसिस पे कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप के सेल होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियर मटेरियल के आधार पे। कौन कौन सी, नंबर ए इज प्रोकैरियोटिक सेल और बी इज यूकैरियोटिक सेल। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक जो है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। या हम कह सकते हैं कैरियन का मतलब होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। बहुत सारे विज्ञान में आपके कुछ शब्द ऐसे यूज होते हैं जो क्यों हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो किसी अलग दूसरी लैंग्वेज से लिए गए होते हैं। जैसे लैटिन है, ग्रीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते उनको, इसलिए हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि अगर विकसित केंद्रक नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर केंद्रक विकसित है
यानी कि फुल्ली डेवलप्ड है तो यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आता है। व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये भी। और व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में लिखेंगे द सेल्स which are advanced and possess a well defined nucleus are known as eukaryotic cells। ऐसी कोशिकाएं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि पूर्ण विकसित स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स like chloroplast, mitochondria, Golgi bodies, etc. are present eukaryotic cell में membrane bound organelles पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, ये प्रेजेंट होती हैं। These cells are further divided into plant and animal cells। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो आगे प्लांट और एनिमल सेल्स 2 तरीके की होती हैं। तो आपको केवल इतना ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, ओनली फॉर 2 मार्क्स, तो इतना सफिशिएंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्या लिखेंगे द सेल्स विच डू नॉट possess a well defined nucleus are called prokaryotic cells। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट और विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। These cells are primitive without having membrane bound organelles। ऐसी कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ऐसी कोशिकाएं हैं जैसे कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कैसी हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं हैं जो पहले आई अस्तित्व में, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित हैं इसलिए वो बाद में अस्तित्व में आई। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले अस्तित्व में कौन आया, तो पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो अस्तित्व में पहले आई, यूकैरियोटिक सेल्स अस्तित्व में बाद में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम, ये किसका है, एक बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसमें इस तरह से ये न्यूक्लियोइड है, बिखरी हुई क्रोमैटिन मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये क्या है सेल वॉल है और राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है द सेल्स विच डू नॉट possess a well defined nucleus, these cells are primitive without having membrane bound organelles। 1 मार्क, तो आंसर क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बताइए। तो हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। ये कैसा है, थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंटेबल है, जो एग्जामिनर को देखते ही पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे हैं तो मार्क्स देने में उनको आसानी होगी। और जब देखो जैसे कोई भी चीज है बच्चों, आप कॉपी लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो हमेशा ही उस बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे जिसका आंसर टीचर इजीली पढ़ पा रहा है ना, और टू द पॉइंट लिखा हुआ है बेसिकली, खास तौर पे विज्ञान विषय में। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण, और उसके बाद एक बॉक्स में हम लिखेंगे एक कोशिकीय जंतु यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे में हम लिख लेंगे बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसके बाद पहले लिखेंगे लक्षण के बारे में सेल नंबर यानी कोशिकाओं की संख्या। यूनिसेल्युलर के नीचे लिख देंगे सिंगल सेल यानी एक कोशिका, एक ही कोशिका से मिलकर, एक ही कोशिका से आपका यूनिसेल्युलर जीव बनता है, और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं। संख्या हो गई सेल नंबर, कोशिकाओं की संख्या। फंक्शन यानी कार्य, कार्य में लिखेंगे ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल यानी कि सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा
किए जाते हैं। और बहुकोशिकीय के नीचे लिखेंगे, बहुकोशिकीय के नीचे क्या लिखेंगे? डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग विशेष कार्य करती हैं, यानी कि हर अलग अलग कोशिका के लिए अलग अलग कार्य डिसाइडेड है उनका। ठीक है, क्योंकि जब बहुत, देखो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लीजिए एक परिवार है, तो एक परिवार में काम करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, सारे काम खुद ही करेगा, किसी काम के लिए दूसरों की हेल्प वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो काम उतने ही हैं, काम उतने ही होंगे, लेकिन अब क्या है, जिसमें ज्यादा लोग हैं वहां पे काम बटे हुए हैं कि ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम ये व्यक्ति करेगा। ठीक उसी प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही कोशिका है, तो सारे काम जीवन से जुड़े हुए जितने भी हैं वो एक ही कोशिका द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है कि सेल्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए काम भी कैसा होता है, अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग काम किया जाता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हम लिख सकते हैं श्रम विभाजन। किसमें? एक कोशिकीय जंतु में क्या है, नॉट परफॉर्म्ड। एक कोशिकीय जंतु में नहीं होता श्रम विभाजन, क्योंकि जब एक ही कोशिका है तो सारे काम उसी को करने, तो श्रम विभाजन नाम की कोई चीज होती नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिखेंगे सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी अलग अलग कार्य को करने के लिए सेल्स, स्पेशल सेल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन, जनन, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 नंबर में रिप्रोडक्शन लिखेंगे, जनन लिखेंगे। सिंगल सेल में लिखेंगे इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल, यानी जनन की प्रक्रिया में भी जब एक ही कोशिका है तो केवल एक ही कोशिका का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नीचे लिखेंगे रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट में स्पेशलाइज्ड सेल्स, जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि विशेष, इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए भी इनमें विशेष सेल्स पाई जाती हैं। जर्म सेल्स जो हैं वो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कैसा एक कोशिकीय जंतुओं का कैसा होता है और बहुकोशिकीय जंतुओं का कैसा होता है। तो एक कोशिकीय जंतु के नीचे लिखेंगे शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि छोटा जीवन काल होता है उनका, और मल्टीसेलुलर के नीचे लिखेंगे लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी कि दीर्घकालिक होते हैं ये। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आपके आए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इज इनफ फॉर डिफरेंशिएट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतुओं के बीच 5 पॉइंट्स आप लिखते हैं, और ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो गया, कोशिका की संख्या इंक्लूड हो गई, कोशिका के द्वारा कार्य इंक्लूड हो गया, श्रम विभाजन इंक्लूड हो गया, आपका उनका जीवन काल इंक्लूड हो गया, और प्रजनन की प्रक्रिया इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 3 ब्लॉक्स के बजाय केवल 2 ब्लॉक्स बनाएं, एक तरफ एक कोशिकीय जंतु लिखें, बीच में मार्जिन देके दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जंतु लिख दें, और कैरेक्टरिस्टिक अलग से ना लिख के केवल सीधे सीधे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब जो आपको इजी लगता है, जो आपको ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, उस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इस तरीके का टेबल हमेशा ही साइंस में प्रेफर किया जाता है, जिसको आप जब लिखते हैं तो क्या टू द पॉइंट रहता है और टीचर को इजीली एक निगाह में ही समझ में आता है। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, इसमें मार्क्स कटते नहीं है। इसी तरह से 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लिख देंगे हम साइज यानी कि आकार, जनरली स्मॉल, स्मॉल की जगह पे आप टाइनी भी लिख सकते हैं।
सामान्यतः कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, जो दिखाई ही नहीं पड़ता। और यूकैरियोटिक सेल में जनरली लार्ज लिखेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक की तुलना में सामान्यतः बड़ा होता है ना। वैसे तो कोशिका बहुत ही छोटी होती है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे तुलना किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो सामान्यतः बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यानी कि जब वेल डिफाइंड नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। मतलब कोई आप जब आप डायग्राम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसमें आप कहीं पे निशान लगा के लेवलिंग करते समय न्यूक्लियस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना। उसके अंदर का मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बिखरा हुआ होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस में हम लिख देंगे प्रेजेंट। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, जब प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोलस कैसे प्रेजेंट होगा, तो वहां पे लिखेंगे एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में उसको लिख देंगे प्रेजेंट, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में दे आर एब्सेंट, यानी कि उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपने लिखे, और इन 5 पॉइंट्स में आप इसमें चाहें तो 2-4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। सेल डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही कोशिका जो है वो विभाजन कर लेती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, तो लिखेंगे बाय फिशन और बडिंग, या मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा या खंडन की प्रक्रिया के द्वारा। और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है, विभाजन होता है बाय माइटोटिक और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, या समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, और इसमें मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर लिखना भी कम पड़ेगा, और आपने अपनी बात को प्रेजेंट भी कर लिया पूरे तौर पे। ठीक है, प्लांट सेल का एक लेबल्ड डायग्राम 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपका पादप कोशिका का एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने की पादप कोशिका की। ये जो डायग्राम है इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, है ना। ये डायग्राम है जो इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, और ग्रीन कलर का पेन का यूज कर सकते हैं, इसमें आप रेड कलर के पेन का यूज कर सकते हैं बीच में, है ना। तो इस तरह से प्लांट सेल का डायग्राम, इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, एक खांचा बनाएंगे, है ना, हेक्सागोनल टाइप का, और उसके बाद उसमें आप क्या बनाएंगे जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता पर प्लांट सेल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति बनाएंगे, सेल वॉल जिसको आप कहते हैं, है ना। उसके बाद उसके अंदर मौजूद चीजें बनाएंगे। आपका इस तरह से डायग्राम आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों डायग्राम बनाने की, तो है ना। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाएंगे तो डायग्राम बनाते बनाते उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, और लेवलिंग करते करते आप फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप उसमें क्लोरोप्लास्ट को भी शो करेंगे, है ना,
उसमें आप न्यूक्लियस को भी शो करेंगे, न्यूक्लियोलस को भी शो करेंगे, आप लाइसोसोम्स को शो करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करेंगे। जिसमें दाने नहीं बनाएंगे वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप दाना बना देंगे वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, आप गोल्गी ऑपरेटस को शो कर देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप को शो कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कर देंगे, एडजेसेंट सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर देंगे, और दानेदार आप राइबोसोम्स को भी शो कर देंगे। तो लेवलिंग करते समय कम से कम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका ज्यादा नहीं तो एक एक चित्र बना करके, ऐसा नहीं अब मैं ये कह रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया शो करना है तो जरूरी नहीं है आप बहुत सारे बनाएं, लेकिन हाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया बना करके आप उसका लेवल कर दें। आप 10 बनाएंगे तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे, अगर आप चित्र बना के केवल एक ही बना देते हैं तो भी मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, है ना। तो जितने इसमें क्या है, एक पादप कोशिका का चित्र बनाना है आपको सुंदर सा। ठीक है, हल्के पेंसिल से पहले बनाएंगे और उसके बाद आप उसमें कलर भी कर सकते हैं, है ना। तो दिमाग में ये रखेंगे कि पहले एक पादप कोशिका है, कैसे शेप में होती है, उसमें फिर साइटोप्लाज्म भरेंगे, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो भरेंगे, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, और अगर आप ओपन क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं तो उसमें थाइलाकॉइड्स भी बना देंगे जिसमें डिस्क एक दूसरे के ऊपर सेट होती है। आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लेवलिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे गोलियों के जैसे आप लाइसोसोम्स भी बना सकते हैं, है ना। ये होगा आपका लाइसोसोम्स। उसके बाद वैक्यूल भी लिख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी रिक्तिका, है ना, जो एनिमल सेल में छोटी होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। ठीक है, तो ये एक आपका पादप कोशिका का चित्र है। क्या करेंगे इसकी प्रैक्टिस, कोशिका वाला चैप्टर पढ़ते समय आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाना अवश्य आना चाहिए। आप रंगीन चित्र भी बना सकते हैं एग्जाम में, है ना, या आप पेंसिल से भी चित्र बना सकते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, है ना। इसमें आपने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम की तो बच्चों क्या है, प्रैक्टिस ही करनी होती है। आपको केवल प्रैक्टिस करके बार बार उसका लेवलिंग करने की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। इसमें क्या है, इसमें आपको कोशिका भित्ति वो नहीं लिखना है, कोशिका भित्ति क्योंकि प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियस लिख देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप लिख देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आल्सो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आप कहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है ना। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तब हम क्लोरोप्लास्ट को लिखेंगे, ओपन क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाएंगे जिसमें थाइलाकॉइड्स शो हो रहे होंगे, लेकिन जब हम जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे तो हम क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसका डायग्राम बना देंगे, गोल्गी बॉडीज का डायग्राम बना देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा का केंद्र होता है। गोल्गी बॉडीज का डायग्राम बना देंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप का डायग्राम बना देंगे। तो ये है आपकी एक वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका का डायग्राम। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए। तो कोशिका क्या होती है ना, आप इसमें पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं, है ना। सेल्स, अब इसको A B C D E करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके भी लिख सकते हैं, या बुलेट्स लगा के भी लिख सकते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। साइज, सेल्स साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर, किसी भी कोशिका की जो आकार है वो 1 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, सेल्स कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से
रेप्लिकेट कर सकती हैं, मतलब एक कोशिका के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है, यानी एक कोशिका अपने आप को दो कोशिकाओं के रूप में बदल सकती है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, हर कोशिका के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। कोशिका cells contain hereditary information due to presence of nucleus और nucleoid। कोशिका के अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की प्रेजेंस के कारण। तो आप सबको पता है कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल फील्ड होता है, और जेनेटिक मटेरियल मतलब कि क्रोमोसोम्स और जीन्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको, लेकिन लिखेंगे आप इस तरह से कि कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक सूचनाओं का भंडार होता है। सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स, यानी कि हर कोशिका जो है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। हर एक कोशिका किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती, यानी कोशिका अपने आप में एक पूर्ण चीज है ना, जिसको कहते हैं कि कोशिका अपने आप में कंप्लीट होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर कोशिका को चलाने के लिए, उसके अपने जीवन के लिए वो अपने ऊपर केवल वो स्वयं पे निर्भर होती है, वो दूसरों पे या दूसरी कोशिकाओं पे निर्भर नहीं होती, और ये हर एक कोशिका के बारे में है। ठीक है, व्हाट इज वायरस, एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के अनुसार अपवाद है एक वायरस, है ना, सेल थ्योरी के अनुसार अपवाद है एक वायरस, है ना, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस को हम सेल नहीं कह सकते। वायरस एक ऐसी चीज है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी कि अगर किसी लिविंग सेल में नहीं है और बाहर है तो वो निर्जीव की कैटेगरी में आता है, मतलब वो उसका कुछ भी कोई एक्टिविटी वो नहीं करता है। तो लिख सकते हैं वायरस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until and unless they enter a living organism and utilizes their cell machinery to increase their number. So cell theory is not for virus. Cell theory is not true for virus. मतलब जो कोशिका के सिद्धांत दिए गए थे उस सेल थ्योरी के अनुसार वायरस जो है वो एक कोशिका नहीं माना जाएगा, क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसलिए वायरस जो है वो जीवन से संबंधित लक्षण तभी प्रकट करता है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संपर्क में आता है, तब वो उस कोशिका की मशीनरी का यूज करके अपने नंबर्स को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो बाहर कण, मान लीजिए इस टेबल पे कोई वायरस पड़ा हुआ है, तो वो वायरस अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकता है अनलेस अनटिल उसको मैं टच करके अपने नाक के अंदर ना ले जाऊं। अगर वो मेरे शरीर में एंटर कर जाए तो वो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, कैसे, मेरे शरीर के अंदर की मशीनरी का यूज करके। लेकिन अगर वो टेबल पे है तो क्या होगा, वो उसका लाइफ स्पैन फिर नहीं होता। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो उस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, या कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत वायरस के लिए सही नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज डन बाय विच साइंटिस्ट, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell in the thin slice of cork under microscope। यानी एक ही लाइन में पूरी कहानी लिखी हुई है ना, और साइंटिस्ट का नाम भी लिख देंगे, रॉबर्ट हुक लिखेंगे। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की कॉर्क स्लाइस के अंदर सूक्ष्मदर्शी के नीचे, या लिख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कॉर्क स्लाइस के अंदर रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ठीक, दूसरा, अब उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेल, यानी कि जो सेल
कोशिका है उसकी सबसे पहले खोज, तो आप सबको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो क्लियर किया था कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? मृत कोशिका की। जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो पेड़ की छाल से मिलने वाले कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब वो देख रहे थे तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई पड़ी, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखाई पड़े और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने स्मॉल रूम या सेल का नाम दिया। ठीक है। Name the scientist who discovered cell in the pond water with advanced microscope. यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है जिन्होंने तालाब के पानी में एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल की डिस्कवरी की थी। उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रॉबर्ट हुक की खोज के बहुत टाइम के बाद क्या किया था कि तालाब के पानी को पेट्री डिश में लेके आए थे और उसकी एक दो बूंद को एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो उसमें उनको जीवित कोशिका दिखाई पड़ी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? एक कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसकी खोज, इस तथ्य की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरह से, या बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको लर्न है अगर, है ना, तो आप सही ऑप्शन पे टिक करके आएंगे, या अगर लिखना भी है तो आप सही लिख के आएंगे, पर उसके लिए आपको यू हैव टू। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो 2 साइंटिस्ट ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन एंड श्वान। क्या नाम था उनका? स्लाइडेन एंड श्वान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? इसको ये फटाफट आप नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में कि किसी भी कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे। क्या नाम था उनका? पुरकिंजे। हिंदी में लिखेंगे प पे छोटा ऊ की मात्रा, र का पे छोटी ई की मात्रा, बिंदी और जा पे ए की मात्रा, पुरकिंजे। ठीक है। सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोशिकाएं पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? ये क्या है? ये लाइन सेल थ्योरी से ली गई है, कोशिका सिद्धांत से ली गई है। तो वो पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके दिया था, है ना। यहाँ पे लिखा है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? 2 वैज्ञानिकों का नाम बताया गया, स्लाइडेन एंड श्वान। तो पूछ रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती हैं, ये कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था वर्चाउ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वर्चाउ। अब ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, इसको आप लोग नोट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच of the substance does Robert Hooke sees the resemblance of slice of the cork from a tree? जब रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल से मिले हुए कॉर्क की स्लाइस को देखा तो उनको क्या चीज से रिजेम्बलेंस दिखाई पड़ी? क्या? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, हनी कोम्ब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक ऑन हिज डिस्कवरी ऑफ सेल। उस किताब का नाम लिखना है जब डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए रॉबर्ट हुक ने लिखा था, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं।
बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आगे भी क्लासेस में, अगले सेशंस में भी करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने संभावित प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। अलग अलग सारे जीव विज्ञान के चैप्टर्स इसमें कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उनको आप एज इट इज साथ साथ नोट करते चलेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन बैंक जो है एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। That's all for today. Have a nice day. Take care.